हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग पहले ऐड हो जाइए। आज जो हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आगे पहुंचा दिए थे। आज बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग पहले ऐड हो जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से किस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सबसे पहले सभी के पास लिंक को शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अध्याय को शुरू करते हैं। आज जो अध्याय होने वाला है, जो भी हम लोग क्लास 3 या 4 जो क्लास किए थे, आज उसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितनी भी जो टॉपिक छोटे छोटे जो टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर जो छूट गया था, मैं उसको आज पूरी तरह से कॉपरेट कर लूंगा। जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि ये जो एग्जाम की दृष्टि से नजर से रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को यानी टारगेट बैच को हम लोग लॉन्च किए हैं। जिसमें सभी चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की करवाएंगे। और कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले सभी लोग ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद सभी लोग अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद क्या कीजिए, बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट अगर 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतर बहुत अच्छे क्लास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से टॉपिक जितने भी बायो का क्वेश्चन जो होता है सभी लोग को डील किया जाएगा ताकि उनका जो कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग थंब दिखाइए और क्या कीजिए है ना, मैसेज कमेंट कीजिए कि हम लोग क्या रेडी हैं जानने के लिए। अगर रेडी है तो हम चलिए रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि पीछे के जो हम लोग क्लास में जो पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी जीवों में जनन जिसमें हम लोग पढ़े थे, सभी टॉपिक के हम लोग पास पहुंच चुके थे अच्छे खासा। हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन की विधियां को पढ़ने के बाद कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक जो है उसमें हम लोग को क्या किया गया था, इंक्लूड नहीं किए थे, बट आप लोग को बताए थे कि कुछ ऐसे ऐसे भी टॉपिक होंगे ऑब्जेक्टिव की का। आज मेरा मेन मकसद जो है कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव भी आज करवाएंगे कुछ कुछ एग्जाम में जो आपको एग्जाम में देखा गया है। तो चलिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर का फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो हम लोग चैप्टर पहुंचा दिए हैं, आगे की ओर पहुंचा दिए हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के जो हम लोग को लास्ट में जो क्लास में हम लोग को उतना बताना नहीं चाहिए था, है ना, एग्जाम की दृष्टि से नहीं था। लेकिन मैं आप लोग को फिर से प्रयास कर रहा हूं। एक टॉपिक एक ही वीडियो लास्ट वीडियो होगा कि जितने भी हम लोग ये पूरा जो पहला चैप्टर का जो होगा निचोड़ हम आपको देने वाले हैं। इसलिए ये पूरा टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए इस टॉपिक पर एकदम बेहतर तरीके से बने रहिए, क्योंकि ये जो आज का जो वीडियो होगा बहुत बहुत बम्पर है। क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पूरा निचोड़ लाए हैं। ठीक है, और निचोड़ में कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। देखिए हम लोग ना पहला चैप्टर से चल रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख रहिएगा, देखते रहिएगा, सिर्फ हम लोग को आज स्क्रीन पर देखना है और कुछ भी नहीं करना है। आज आप लोग को ना नोट्स बनाने की कहेंगे ना कॉपी लगा ना लिखने के लिए बात कहेंगे। सिर्फ आज आपके लिए बस एक दिमाग का बस आवश्यक है। दिमाग लगाइए, बेहतर नॉलेज। देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर जब चालू जो किए होंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखवाए होंगे लाइफ स्पेन, इसी जगह से चालू किए थे, जिसमें हम आपको लोग को बताए थे कि लाइफ स्पेन किसे कहते हैं। थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा हम लोग इसको सही कर लेते हैं। चलिए हम लोग आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें हम सबसे पहले देखे थे लाइफ स्पेन के बारे में। अगर नजर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, आवाज साउंड पर आप लोग फोकस कीजिएगा, सभी लोग को है ना क्लियर होगा। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कहे होंगे लाइफ स्पेन जीवन अवधि, जीवन काल। तो जिसमें आप लोग को हम लोग बताए थे कि जीवन काल क्या है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी जीव जो उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक के जो मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, या जीवन काल भी कहते हैं, या जीवन चक्र भी कहते हैं।
उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीवन काल होता है वो सभी लोग को जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आते हैं हम लोग बात करते हैं कि किसका जीवन काल कितना होता है। जैसे ध्यान देखेंगे कि किसका कितना जीवन काल होता है। देखिए हम लोग को मुख्य रूप से जीवन काल के बारे में बात करना था कि किसका जीवन काल कितना होता है। देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जीवन काल का तो देखिएगा हमारा हाथी का जो जीवन काल होता है, हम लिखते भी चलेंगे ताकि आप लोग को बेहतर से समझ में आ जाए। हम आपको लिखते भी चलेंगे और यह कॉपी में आप लगाते भी चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग हाथी की बात करते हैं तो हाथी का जो जीवन काल होता है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग को देंगे, टेंशन न लीजिएगा। हाथी का जो जीवन काल होता है 65 से 70 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 65 से 70 वर्ष होते हैं। एक हाथी का जो जीवन काल होता है 65 से 70 वर्ष होता है। कुत्ता का जो जीवन काल होता है, कुत्ता का जो जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 20 से 25 वर्ष होता है। यह आप लोग लगाते दम चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरा मेन मकसद है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का, ठीक है। तितली का जीवन काल, तितली देखा होगा, तितली का जीवन काल जो होता है 1 से 2 सप्ताह होता है। 1 से 2 सप्ताह होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 सप्ताह होता है। यानी अगर कह देगा कि 7 दिन, कितने दिन होता है? 7 दिन होता है, ध्यान देना, ठीक है। अगर हम लोग गाय की बात कर ले तो गाय का जो होता है, गाय का होता है 20 से 25 वर्ष होता है। गाय की कितना होता है? 20 से 25 वर्ष होता है, ठीक है। घोड़ा की अगर हम लोग बात कर ले, किसका? घोड़ा की बात कर ले तो घोड़ा का जो होता है 50 से कितने वर्ष का होता है? 60 वर्ष का होता है। कितना होता है? 50 से 60 वर्ष होता है। और भी बहुत सारे चीज है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलो कि और भी रख लेते हैं, गुलाब का पौधा आप देखे होंगे, गुलाब का पौधा, किसका? गुलाब का पौधा का होता है 5 से 7 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 से 7 वर्ष। और भी बात कर ले हम लोग, केला की बात कर ले, केला का पौधा जिसका कितना होता है? 25 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 25 वर्ष होता है। धान के पौधा की हम लोग धान कह लो चाहे गेहूं कर लेते हैं, ठीक है। गेहूं का होता है 3 से 4 माह होता है, 3 से 4 माह होता है। बरगद कर लेते हैं, बरगद का पेड़, बरगद का हो जाएगा लगभग कितने वर्ष होता है? 200 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? पीपल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? पीपल के, पीपल का जो होता है 15 वर्ष यानी 1500 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 1500 वर्ष होता है। ये सभी की क्या है? जीवन काल है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको कॉपी में भी लगा लीजिएगा तो बेहतर ही होगा। और भी बताते हैं कि किसका कितना जीवन काल होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और भी हम लोग ऐसा बात कर लेते हैं। देखिए घोड़ा का हो गया, किसका हो गया? घोड़ा का हो गया। और भी बता देते हैं, जैसे कछुआ का, कछुआ का नाम सुने होंगे, कछुआ का, कछुआ का जो जीवन काल होता है, कछुआ का जो जीवन काल होता है, कछुआ का जो जीवन काल होता है 100 से कितने वर्ष का होता है? 100 से 150 वर्ष का होता है। कछुआ का जो उम्र है ये कितने वर्ष का है? 100 से 150 वर्ष का होता है। और भी बात करते हैं कौवा, कौवा आप लोग के नाम सुने होंगे, कौवा का, कौवा का जो जीवन काल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 15 वर्ष। और भी पीपल का हम लोग बात कर ले, आम की बात कर लेते हैं, किसका बात कर ले? आम की बात कर ले। आम, आम का जो होता है वो कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। चलिए और भी बात कर लेते हैं जामुन, जामुन देखियो, जामुन, जामुन का जो होता है, जामुन, जामुन का जो होता है वो कितने वर्ष होता है? 60 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 60 वर्ष होता है। और भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं? मानव के बारे में। किसके बारे में? मानव के बारे में। मानव की कितना होता है? 65 से कितने वर्ष का होता है? 65 से 70, कहीं कहीं 75 भी आप लोग को दे देता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका उम्र होता है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी पर जो तोता हो गया, क्या हो गया? तोता, तोता का उम्र जो होता है वो 140 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 140 वर्ष होते हैं। तो जिसमें आप लोग को हम बताए थे कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीवन काल होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आप लोग को सभी के हम लोग जीवन काल आप लोग को बता दिए थे कि किसका जीवन काल कितना होता है, किसका जीवन काल कितना होता है। चलिए आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किसका कितना उम्र आप लोग को हो गया, पता जो है इतना होना चाहिए। जैसे हाथी का हो गया, कुत्ता का हो गया, तितली का हो गया,
गाय का हो गया, घोड़ा का हो गया, किसका हो गया, घोड़ा का हो गया, कछुआ का हो गया, कौवा का हो गया, गुलाब का हो गया, केला हो गया, धान या गेहूं कह दे, बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, आम का हो गया, जामुन का हो गया, ये सभी का इसका जीवन काल है। क्या है इसका जीवन काल? चलिए इतना क्लियर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए अब उसके बाद देख लीजिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और भी मेरा क्वेश्चन क्या था जिसमें हम आप लोग को बताए थे जनन के बारे में। देखिएगा जनन किसे कहते हैं, जनन में आप लोग को पढ़े होंगे जनन किसे कहते हैं। देखिए जनन में आप लोग को बताए थे कि दुनिया के कोई भी जीव जंतु जो है वो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु है ना, सॉरी, जनन जनन किसे कहते हैं, तो जनन किसे कहते हैं कि दुनिया के कोई भी जीव जंतु जो है अपने जैसे संतान को जो जन्म देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जिसमें अब आप उसके बाद जनन का प्रकार भी आप लोग को बताए थे, जनन का उद्देश्य भी बताए थे कि जनन का बहुत सारे उद्देश्य है। अगर क्वेश्चन करेगा जनन का उद्देश्य क्या है, अगर इसी तरह का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, चाहे हैंड रेटिंग यानी राइटिंग करके लिखना दे, हाथ से लिखा हुआ भी चाहिए अगर पीडीएफ तो मिल सकता है, या टाइपिंग किया गया आप पीडीएफ चाहते तो ले सकते हैं। दोनों तरह का आपका पीडीएफ अवेलेबल है। चाहे हाथ से लिखे हुए पीडीएफ अगर पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, अगर टाइपिंग से आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं। जिसमें जनन का उद्देश्य आप लोग को देखिए क्वेश्चन बोला है कि बताइएगा कि जनन का क्या क्या उद्देश्य है, जनन का उद्देश्य क्या होता है, जनन का उद्देश्य क्या है। तो जनन का उद्देश्य देखिएगा आप बहुत सारे इसका उद्देश्य है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जनन का उद्देश्य जो होता है, जनन के माध्यम से ही जाति का नियंत्रण सदैव हमेशा बना रहता है। ठीक है, जीव जनन करते समय अपने समान संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिसकी संख्या में हमेशा क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते रहता है, या मानव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, या जनन द्वारा किसी भी जीव के मृत्यु होने पर भी उसका जाति का अस्तित्व एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बने रहते हैं। चलिए इससे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इससे भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप लिख सकते हो। थोड़ा सा हम लोग है ना लाइट के वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कम नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की बात कर ले। देखिए जनन का हम लोग प्रकार बताए थे, क्या बताते हैं, जनन के प्रकार जो होते हैं वो जनन के कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आप लोग को बताए होंगे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में पहले थोड़ा सा देख लीजिए जाए। देखिए पहले हम आप लोग को लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर ले, लैंगिक जनन की बात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले आइए अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा अलैंगिक जनन में बताए थे कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में हम लोग क्या बताए थे कि इसमें सिर्फ कितनी आवश्यकता होती है, एक ही की आवश्यकता होती है। इसकी बहुत सारी विधियां होती है। जैसे हम आप लोग बता रहे थे, विखंडन हो गया था, मुकुलन हो गया था, बीजाणु जनन हो गया था, पुनरुद्भवन हो गया था। सब इसका महत्वपूर्ण क्या है, विधियां है। क्या है इसका, विधियां है। कौन कौन सा विधि होता है, जैसे देखिएगा इसमें जाना ना, जिसमें हम आप लोग को बताए थे, ये याद कीजिएगा कि देखिएगा हमारा जो एग्जाम के नजर से रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसे हम लोग बेसिकल पूरा जो है ना हम लोग ज्यादा डीपली में लेकर नहीं बात कर रहे हैं, है ना, टेंशन न लीजिएगा। इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही पर बात कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतर है, उनके लिए क्लास क्या है, बेहतर है। लेकिन है ना टेंशन न लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट अगर 27 के है ना तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं है ना 15 जनवरी से नए बैच को फिर से लॉन्च करूंगा। उसमें हम लोग A to Z ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग है ना हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। जो 26 के हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उतना तैयार है ना, हमारे पास वक्त नहीं है कि हर एक टॉपिक पर, हर एक है ना शब्द पर, हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करें, है ना। तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को नजर में रखते हुए उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए तो ये सब देखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे इसके जनन जो होता है, द्विखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका मुकुलन हो गया,
उसके बाद आपका क्या हो गया, कायिक हो गया, उसके बाद खंडी भवन हो गया, उसके बाद पुनरुद्ध भवन हो गया। जितना भी जो है ये सब अलैंगिक जनन के बताए थे, जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि अलैंगिक जनन के बहुत सारे विधियां हैं। क्या है? बहुत सारे विधियां, एक दो विधियां नहीं है, बहुत सारे विधियां हैं। तो चलिएगा मैं एक एक करके फिर से आप लोग को बताऊं। खंडन विधि में सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि इस विधि में क्या होगा कि जीव जो होता है सर्वप्रथम क्या करता है, केंद्र को क्या करता है, लंबा करता है, केंद्र को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, केंद्र का बड़ा करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जरा पिक्चर में है ना, पिक्चर इसको नहीं दिया है लेकिन मैं आप लोग को पिक्चर बता दिया हूं। जैसे में अमीबा हो गया, प्रामिसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जैसे में हम लोग आपको बताए थे कि इसमें अमीबा क्या करेगा कि सबसे पहले केंद्रक को वृद्धि करेगा, केंद्रक को वृद्धि करने के बाद क्या करेगा, केंद्रक दो भागों में टूट जाएंगे और टूटने के बाद क्या होगा, नए संतति के रूप में क्या करेंगे, विकसित करेंगे। उसी को हम लोग जैसे में बताए थे, अमीबा हो गया था, यूग्लिना हो गया था, पैरामीशियम हो गया था। चलिए उसके बाद मुकहना, द्विखंडन बहुखंडन दोनों क्लियर किए थे, उससे आपको बताना है। ठीक है, खंडी भवन भी बताना है आप लोग को। देखिएगा अलैंगिक जनन के लाभ क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन हाँ बताना है। ये क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन के कौन कौन सी लाभ होते हैं। तो अलैंगिक जनन के बहुत सारे लाभ होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। अलैंगिक जनन के बहुत सारे लाभ होते हैं, है ना जी। अलैंगिक जनन के लाभ जो होता है कुछ किसके द्वारा होता है कि इस विधि द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होता है अनुवांशिक रूप से या आखिरकी जनक के समान होते हैं, यानी पैतृक गुण वाले होते हैं। आप लोगों को बताए थे कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं अपने माता पिता के क्या होते हैं, समान होते हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्लोन भी कहा जाता है। इसके बाद यही आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस विधि द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होता है आखिर की, यानी अपने जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होते हैं, पैतृक गुण वाले होते हैं। उसके बाद इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होते हैं वो गुण सूत्र जो होते हैं अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसा होते हैं। चलिए उसके बाद और भी क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जनन के लिए केवल एक ही जीव आवश्यक होता है। ये सब लाभ है, आप लोग खुद बना सकते हो कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होते हैं अपने माता पिता के पैतृक गुण होते हैं, और गुण सूत्र भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और इसमें एक जीव ही भाग लेते हैं। इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होते हैं, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होते हैं, ना इसमें युग्मक का निर्माण होता है और ना इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। ये सब किसका था, लेकिन इसका लाभ है तो इसका हानि भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, हानि भी हो सकते हैं। हानि क्या क्या है कि इस विधि द्वारा किसी जीव एक जाति के जो होगा विकास नहीं होगा। कह रहा है देखिएगा कि इस विधि द्वारा नए प्रजाति का, नए जीव का विकास नहीं होगा। जैसे हम लोग को माता पिता का गुण, हम लोग का गुण अलग हो गया, माता पिता से हम लोग हट के हो गए, यानी हम लोग जो हो गए नए प्रजाति हो गए, हम लोग क्या हो गए, नए प्रजाति हो गए। तो इसमें कह रहा कि इस विधि द्वारा जो होता है नए प्रजाति का विकास नहीं होता है, नए प्रजाति का विकास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। हम लोग में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन पेड़ पौधे जो इसमें जो होता है अलैंगिक जनन में जो जन्म लेते हैं वो समसूत्री करता है। क्या करता है, समसूत्री रूप में काम करता है। चलिए उसके बाद और भी क्या कहता है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है नए गुण का विकास नहीं करते, नए गुण वाला जीव का विकास नहीं होता है, सेम गुण वाला जीव का विकास होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखिएगा आगे हम लोग बात करें, क्वेश्चन हमारा क्या है। और देखिए लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, है ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का आपको मतलब अलग अलग डिवाइड बोला है, अंतर बोला था। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आप लोग को अंतर हम लिखवा दिए थे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन था। उसके बाद देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा निषेचन के बारे में। निषेचन के बारे में आप लोग को हम बात किए थे, निषेचन किसे कहते हैं। तो यहां तक हम आप लोग को टॉपिक पहुंचाए थे। अब हम लोग कुछ देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। क्या देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव। मुख्य रूप से आज हमारा बताने का जो मेन मकसद था ऑब्जेक्टिव का। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं लगभग हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास आगे जो देखेंगे, आगे की क्लास जो कल का क्लास होगा हम लोग और डीपली में चलेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए देखिएगा हम लोग आज जो बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में। मेरा आज का क्लास जो है मैं मुख्य रूप से है ना टॉपिक है, आप देख रहे होगे
बायोलॉजी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल जो आपके लिए है, लोगो देख रहे होगे, ठीक है। चैनल का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, टारगेट बायोलॉजी वाला। इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, बायोलॉजी वाले है ना, यहाँ से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें एक आपको नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप क्या कीजिए, सिर्फ एसएमएस कीजिए, जिस पर आपको मिल जाएगा 9060101367। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर आप क्या करिए, यानी आप संपर्क कीजिए, तो आपको जितने भी चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 10th क्लास 12th क्लास, जो भी पेपर को आप लेना चाहते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को है ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग को स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। यानी चैप्टर नंबर अगर हम लोग सेकंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात है, सेकंड की बात, हम लोग सेकंड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप चैप्टर के नाम भी जरा आपका ध्यान पर देखिएगा, चैप्टर का आपका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्तजीवी पौधे में भ्रूणपोष। अब आवृत्तजीवी में भ्रूणपोष जो होते हैं, आवृत्तजीवी पौधों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रों का जो होता है सूत्र गुणता क्या होती है, इसकी जो सूत्र गुणता जो होती है वो क्या होती है। इसका जो राइट आंसर होगा, भ्रूणपोष में हमेशा क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं वो, हमेशा क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। देखिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप सभी लोग के, आप लोग की एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है कि अर्थोटॉपिस बीजान बीजान निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी क्या होगा, पॉलीगोनेम। यानी पॉलीगोनेम जो होता है वो एक किसका भाग है, बीजांड का भाग है, जिसमें इस प्रकार से आपको हम बीजांड क्लास अगर जो किए होंगे उनको क्लास में आपको इस प्रकार से पिक्चर बनाए होंगे, ठीक है। इस प्रकार का पिक्चर बना होगा, वही आपका बीजांड है, उसी के बारे में क्वेश्चन बोला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किस समूह को अगुणित पादप, अगुणित कह रहा है, कौन सा कह रहा है, अगुणित आपको कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगुणित पादप शरीर होता है, तो कौन सा अगुणित पादप शरीर होता है, तो ये जो होते हैं वो कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है वो द्विगुणित है, तो द्विगुणित इसमें कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंडाणु जो होते हैं अगुणित होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, एन होते हैं। ये आपका क्या होता है, 3n होता है, ठीक है। इनमें से तो कोई होगा नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, युग्मनज। युग्मनज जो हमेशा क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब लोग को पता होगा, जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। कौन सी जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव में युग्मकों के गुण सूत्रों की संख्या कितनी है। मानव में जो युग्मकों के जो गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, युग्मक आपको बोला है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर कितने होगा, 23। मानव में जो होते हैं युग्मक के गुण सूत्रों की संख्या 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। यानी केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। क्या है, उभयलिंगी प्राणी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जितने भी हम टॉपिक बताएंगे सभी आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बहुत है ना यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी हम लोग टॉपिक बताएंगे सभी आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है, ध्यान देना कि सूक्ष्म क्या कर रहा है, सूक्ष्म प्रजनन, सूक्ष्म प्रजनन संभव है। सूक्ष्म प्रजनन किसमें होते हैं, तो सूक्ष्म जो प्रजनन की जो क्रिया होते हैं वो किसमें होते हैं, ध्यान देना, किसमें होते हैं, अलैंगिक जनन में होते हैं। किस क्या होते हैं, है ना, होते हैं। जैसे में अमीबा हो गया, प्राइमेसियम हो गया, है ना, युग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब एक प्रकार के क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है, यानी छोटे छोटे जीव जो होते हैं। और छोटे छोटे जो जीव हो गए जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंगी हो गया, आपका युगलिना हो गया, ये सब अमीबा हो गया, प्राइमेसियम हो गया, हाइड्रा हो गया, जितने सभी है सभी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में भी पाए जाते हैं, प्राइमेसियम में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पादप में, है ना, एम्फीबिया यानी उभयस्थनी किससे संबंधित है। जो उभयनिष्ठ जो होते हैं, एम्फीबिया जो होते हैं, उभयनिष्ठ जो होते हैं वो किसमें होते हैं, तो 10 का जो आंसर होगा वो किसमें होते हैं, ब्रायोफाइटा में होते हैं। किसमें होते हैं, वो ब्रायोफाइटा में होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की 11 नंबर का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि किसी आवृतजीवी भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हो तो 24 गुणसूत्र हो तो उसके मूल में क्या प्रत्येक कोशिका की गुणसूत्र की संख्या, थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि गुणसूत्र की संख्या कितना है, 24 है। तो 24 है तो उसके मूल में, यहां से छूटा हुआ है, तो कह रहा है उसके मूल में प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा कितनी होती है तो कितना होती है, तो वो कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि एम्सकुलेशन किससे संबंधित होते हैं, तो एम्सकुलेशन जो संबंधित होते हैं वो किससे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी क्या होगा, संकरण होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी 12 का जो आंसर होगा सी होगा। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर कह रहा है स्त्री दल चक्र यानी स्त्री केसर के जो पुष्प, जो स्त्री केसर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र हो गया, है ना, वर्तिकाग्र आपका हो गया, ये इंग्लिश नाम सब है, बस स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र हो गया, स्टाइल मतलब वर्तिका हो गया, ओवरी हो गया, है ना। उसके बाद इनमें इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें से सभी है, ये जितने भी है सभी क्या है, एक स्त्री भाग है। क्या वो कौन सी भाग है, स्त्री भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि पिस्टी पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसने किए थे। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो पिस्टिलेट शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जो करने वाले थे वो किसके लिए किया गया था, तो वो एक लिंगी स्त्री और पुरुष के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, एक लिंगी स्त्री और पुरुष के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक साथ जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युक्ता डाम्पी कहते हैं, यानी क्योंकि दोनों एक साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि परागकण है, वो परागकण जो है वो क्या है, तो परागकण जो एक प्रकार के जो है लघु बीजाणु है। आपको एग्जाम क्लास में बताए होंगे लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में, इसका सब्जेक्टिव भी देख के जाइएगा, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या है
कि प्राक्कन किस है ना, किसकी विशेषता है, प्राक्कन जो है वो किसकी विशेषता है, तो प्राक्कन जो विशेषता जो है वो किसकी विशेषता है। चलिएगा पढ़ते हम लोग। ब्रायोफाइटा एवं अवृद्धजीवी, इसका तो होगा नहीं, नहीं होगा कि टेरिडोफाइटा अवृद्धजीवी की भी नहीं होगा, ठीक है। अवृद्धजीवी एवं अनावृतजीवी, इसका जो राइट आंसर होगा, लेकिन हाँ इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। क्या हो इसका राइट आंसर, सी, यानी अवृतजीवी और अनावृतजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का रहेगा, ट्रियो है ना, एम्ब्रॉय का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा, किसके फिशन से यानी किसके खंडन का परिणाम है, तो वो किसके खंडन का परिणाम है। इसका जो राइट आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सन है ना, सन ग्राइड और नर युग्मक, इसमें दोनों आपस में क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। नहीं, इसका आंसर तो सी तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी आपका बी होगा, अंडकोशिका एवं नरिग्मक का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का रहा है कि कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होते हैं, किसमें जो है पादप काय जो होते हैं अगुणित होते हैं। तो इसमें जो पादप काय में जो अगुणित के जो क्रिया होते हैं वो शैवाल में भी अगुणित होते हैं, कवक में भी अगुणित होते हैं, ब्रायोफाइटा में भी होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इनमें से सभी होंगे। क्या होंगे, इनमें से सभी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है मक्का में प्रोटीन प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, यानी मक्का में जो होता है जिसमें प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म जो होता है उसे हम लोग क्या, कौन सा है ना, किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, एल्यूरोन भित्ति। कौन सा भित्ति कहते हैं, एल्यूरोन भित्ति भी कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि अदरक के कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। अदरक में जो होता है कायिक प्रबंधन जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं। 21 का जो आंसर होगा क्या होगा, देखिएगा इसका जो आंसर होगा राइजोम होगा। क्या होगा, राइजोम होगा। आपको क्लास में भी बताए थे, पिक्चर भी दिखाए होंगे अगर क्लास किए होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का किसकी बात करते हैं, 22 का, निम्नलिखित में कौन सा जल द्वारा प्रगति पुष्प है ना, प्रगति पौधा नहीं होता है, तो वो किसके द्वारा नहीं होता है। 22 का जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा, किसके, किस पौधों में नहीं होता करा, तो देखिएगा, है ना, जो स्ट्रो में होता है ना, बेल्सिनेरिया में भी होता है, हाइड्रिला में भी होता है, लेकिन जो हमारा जो है कैनाबिस में नहीं होता है, क्योंकि कैनाबिस में जो होता है एक प्रकार के जो होते हैं जल की प्रक्रिया इनमें कि नहीं होता है, इसमें वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, इनमें से कौन सा भ्रूणपोष बीज नहीं है। तो कौन सा जो है, ध्यान दीजिएगा, रेडी, यानी रेडी, रेडी का मतलब मूली, मूली यानी मटर, रेडी मक्का, गेहूं, तो ये सभी जो है भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष है, लेकिन हमारा जो है मटर जो है वो नहीं है, मटर जो है वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि आवृत्तिजीवी में भ्रूणपोष होते हैं। आवृत्तिजीवी जो होते हैं उसमें भ्रूणपोष होते हैं, तो वह हमेशा कैसे होते हैं, वो त्रिगुणित होते हैं भ्रूणपोष में। क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि n+2n, n+2n बराबर कितने n बनते हैं, 3n बनते हैं। कितने बनते हैं, 3n बनते हैं, ठीक है। तो वो भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष होते हैं। अगुणित हो गया और ये क्या हो गया, द्विगुणित। एकदम इसी तरह से टॉपिक पर बने रहिएगा कि जितने भी टॉपिक होगा सभी एग्जाम क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे देखें, अंत तक देखिएगा। और आप अपने चैनल के है ना पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए।
इसी तरह से मैं हर एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव आपको लाने वाला हूँ। आपको देखिएगा कि लैब क्लास नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पौधों में अलैंगिक प्रजनन सर्वप्रथम किसको है ना कौन दर्शाता है, यानी कौन सबसे पहले जो है पुष्प में अलैंगिक जो लैंगिक जनन की जो क्रिया है जिसको बताने वाले सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे। इनका जो राइट आंसर होगा, वैज्ञानिक के आपको नाम पूछा है, क्या पूछा है, इसको जो सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे, तो इनका जो राइट आंसर होगा कौन बताए थे, नवासीन जी बताए थे। कौन बताए थे, नवासीन बताए थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो है ना प्राकोष किसमें पाया जाता है, तो वो किसमें पाया जाता है, यानी 26 का जो आंसर जो होगा क्या होगा, 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी ब्रासिका। किसके में, ब्रासिका में। किसमें, ब्रासिका में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कराने में लिखित में विषम है ना बेमेल को चुने, यानी अलग जो होता है उसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ओवली, क्या होगा, ओवली, यानी क्या होगा इसका राइट आंसर, ओवली होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो बोल रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस आवृत्तजीवी का फीमेल एमनो है ना एमिनोटो फैटिक को दर्शाता है, कि वह जो होता है यानी फीमेल के, स्त्री के जो होता है वो जेमिनेटो फेमिक जेमिनेटो हेप्टेट है ना हेप्टिक को दर्शाता है। वो कौन दर्शाता है, एग, यानी अंडे जो होते हैं वो दर्शाते हैं स्त्री की भाग के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बात करते हैं 29 का। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओवली का सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है। ओवली का जो होता है सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, जो हमारा जो ओवली है उसका सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताना है आपको। तो इसका जो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो मध्य कोशिका होता है। कौन सी कोशिका होते हैं, इसका जो सबसे बड़ा जो होता है कोशिका जो होता है वो मध्य कोशिका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक ही पुष्प के मादा जनन अंग के परागकोश से पहले परिपक्व होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पहले जो परिपक्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटोगैनी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोगैनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रोटोगैनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि किस किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण क्या है। इसमें किसमें जो होता है वो पर परागन की क्रिया होते हैं। किसमें जो होते हैं, पर परागन की क्रिया होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गेहूं में स्वपरागन होता है, टमाटर में भी स्वपरागन होता है, आलू में भी स्वपरागन होता है, लेकिन जो मक्का जो होता है वो मक्का में जो होता है हमारा जो होता है पर परागन की क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, पर परागन की क्रिया होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 को जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बोल रहा है कि विकासशील परागकण को भ्रूण पोष किससे मिलते है ना किससे मिलता है, ये वो किससे मिलता है, तो 32 का जो आंसर होगा वो किससे मिलते हैं, वो टेपिटम है ना टेप्टम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, टेप्टम से मिलते हैं। आगे कह रहा है कि किसी परागकण में कि प्लाय है ना प्लॉयडी की संख्या कितने होते हैं, यानी गुण का संख्या जो होते हैं परागकण में कितने होते हैं। तो परागकण जो हमेशा जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि परागकण हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। चलिए कह रहा है कि 1000 परागन में कितने परागकण मृत कोशिका को 1000 परागकण से कितने पराग मृत कोशिका का निर्माण यानी निर्माण करता है, यानी करता होगा। तो इसका जो राइट आंसर लगभग जो होते हैं वो 100 के आसपास क्या करते हैं, वो मृत कोशिका का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लाई होते हैं, वो कितने जो होते हैं वो न्यूक्लाई होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का, 35 का राइट आंसर होगा बी। 35 का राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी इसका जो होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 36 की बात। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा बोल रहा है कि परागकण में कोशिका द्रव किसकी
ध्वनि होता है वो किसकी ध्वनि होता है? 36 का जो आंसर होगा वो क्या होंगे, यानी किसके ध्वनि होते हैं? तो बसा और स्टार्च का होता है। किसका होता है? बसा और स्टार्च का होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर हमारा 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रागकन का वर्तिकाग्र पर शुरू में, किसमें? शुरू में प्रागकन, प्रागकन में मदद करता है, प्रागकन में मदद करता है, तो वो किसमें जो होता है वो किसमें मदद करता है? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे वाला क्वेश्चन है, एकदम एक ऑब्जेक्टिव। जितने भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस टॉपिक पर एकदम आराम से बने रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाय मिस्टेक मत कीजिएगा। कम से कम ये भी क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में देख कर जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्या बोल रहा है? 38 बोल रहा है कि किसी समान द्विबीजपत्रीय भ्रूण कोश के में केंद्रक का, है ना, रनान, है ना, रैनगेन गिमनेट होता है। क्या होता है? अरे है ना, होता है, उससे हम लोग कितने के रूप में होते हैं? तो इसके जो होता है, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर भ्रूण पोष का पिक्चर आप लोग बनाए होंगे तो इस पर याद रखिएगा कि इस प्रकार से हम आप लोग को बनाए होंगे पिक्चर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बीच में बनाए होंगे जिसमें 3 गो नीचे भी है, 3 गो ऊपर है, ठीक है। और बीच में आपको क्या मिला था? इस प्रकार से मिला था, 2 मिला था, है ना। चलिए, तो यह वो 3 गो ऊपर हो गया, 3 गो ऊपर हो गया, बीच में 2 गो हो गया। तो पहले क्या हो गया? 3, फिर ऊपर 3, है ना, सॉरी 3 और 2 और 3। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 3 2 3। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कि किसी अवृतजीवी का, है ना, के नर, है ना, जोमेटो, है ना, जोमेटो फैटी होते हैं, जोमेटो फैटी होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? वो 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइक्रोस्पोर होगा। क्या होगा? माइक्रोस्पोर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी, माइक्रोस्पोर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का रहा है कि किसी पुष्पीय पौधों में पॉलिन, है ना, मदर सेल द म्यूटर जामेट का निर्माण होता है, वो किसने किया, है ना, निर्माण होता है, वो किसमें होता है? 40 का जो आंसर होगा सी का होगा। 40 का आंसर एकदम साफा पता चल रहा है। एक अर्धसूत्री और 2 गो क्या होते हैं? समसूत्री होते हैं। क्या होते हैं? एक अर्धसूत्री होते हैं और 2 क्या होते हैं? समसूत्री होंगे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि पॉलिन कीट रासायनिक रूप से, है ना, से किसका बना होता है, यानी किसके से बने होते हैं? चलिए, 41 के जो होता है, पॉलिन कीट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो लिपिड का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लिपिड एवं, है ना, लिपिड का बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 बोल रहा है कि यदि कोई पुष्प चमकीले रंग का हो तथा, है ना, नेक्टर स्रावित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑप्शन को ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो है ना, इसका जो 42 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, यानी कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा काम करता है? कीट के द्वारा। आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके, है ना, डिठ, है ना, डिठे कोष प्राकोष में होते हैं, वो किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा, वो किसमें होते हैं? 4 माइक्रो, है ना, माइक्रोस्पोगोनिया में होता है। माइक्रोस्पोगोनिया में होता है। माइक्रोस्पोगोनिया लिखा हुआ है, ठीक है। माइक्रो यानी कितने माइक्रोस्पोगोनिया होता है? ध्यान दीजिएगा, 4। कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोगोनिया होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि किसमें प्राक्कन का निर्माण होता है? वो किसमें जो होते हैं? प्राक्कन का निर्माण होगा। चलिए, तो किसमें जो होता है प्राक्कन का निर्माण होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राक्कन का निर्माण किसके? प्राकोष में तो होता नहीं है, वर्तिकाग्र में होता नहीं है, तंतु में भी नहीं होता है, तो वो किसमें होते हैं? प्राकोष का निर्माण जो होता है, कह रहा क्वेश्चन कि किसमें प्राक्कन का निर्माण होता है, तो वो हमेशा किसमें होता है? प्राकोष में होता है। किसमें होता है?
प्राक कोश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन का खोज किसने किए थे। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, नवासिन जी किए थे। कौन किए थे, नवासिन जी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो गया 46 हो गया कि किस मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। तो है ना, कह रहा है सेनोग्राइड्स का किसकी संख्या कितनी होगी। इसकी संख्या जो हो रहा है 14, तो कहना ना क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोले तो इससे को जितना रहेगा उससे क्या कर देना, आधा डिवाइड कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जितना होगा आधा। चलिए तो इस प्रकार से टोटल रहा इतना से आपको ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जो फर्स्ट आपको चैप्टर देखे, सॉरी सेकंड चैप्टर के जो देखे क्या देखें, सेकंड चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोग देखें है ना, ये आपका था सेकंड चैप्टर का। इससे आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये आप कंफर्म रखिए। ये जितने भी जो हम बताएं सभी आपको वीवीआई टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। और हर एक चैप्टर आपको इसी प्रकार से कराएंगे हम अगली वीडियो में, है ना। क्लास जो है क्लास के साथ साथ ऐसे तो आज हमको, चलिए हम आप लोग को कल फिर से मिलेंगे। जब तक हमारे सभी को स्टूडेंट को, सभी भाई को जय हिंद जय भारत।